हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये हमारा 5th सेशन है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स का। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी रूल्स का 4th रूल, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। सो लेट्स बिगिन। ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, इसको हम मिस्चिफ रूल या हेडन्स रूल भी कह सकते हैं। क्यों, क्या, किस लिए, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले आता है एप्लीकेबिलिटी। ये पर्टिकुलर रूल हम कब अप्लाई करेंगे? तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा, सबसे पहले किसी भी लॉ को समझने के लिए अगर कोई कंफ्यूजन आती है तो सबसे पहला रूल हम अप्लाई करते हैं, रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन। तो अगर हम रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन अप्लाई करते हैं और उस रूल से जो कंक्लूजन निकल कर आ रहा है या जो मीनिंग्स निकल कर आ रहे हैं वो एक से ज्यादा है या वेग है, एम्बिगुअस है, या फिर वो मीनिंग डिफीट करता है लॉ के पर्पस को, लॉ के पर्पस के खिलाफ जाता है, इट इज डिफीटिंग द पर्पस ऑफ लॉ, उस सिचुएशन में हम बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन वाला रूल अप्लाई करेंगे। अच्छा, इस पर्टिकुलर रूल का लॉजिक या इसेंस क्या है? जैसा कि हमने हर रूल के लिए लॉजिक देखा है, तो इस रूल का लॉजिक क्या कहता है? इट सेज कंसिडर द मिस्चिफ which the statute intends to suppress or remedy। मतलब इस पर्टिकुलर रूल के अंदर जब हम लॉ के किसी भी वर्ड को या प्रोविजन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कंस्ट्रू कर रहे हैं, तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये पर्टिकुलर प्रोविजन या लॉ लाने के पीछे का पर्पस क्या था, किस गलती को, किस मिस्चिफ को रोकने के लिए या उसको रेमेडी करने के लिए ये प्रोविजन बनाया गया। So we have to keep in mind or consider the mischief which the statute intends to suppress। अब ये कैसे करेंगे हम? कैसे पता चलेगा कि किस मिस्चिफ को सप्रेस करना है, ये लॉ का पर्पस क्या है? तो अंडरस्टैंड करते वक्त, कंस्ट्रू करते वक्त हमें ये 4 क्वेश्चंस पूछने हैं। पहला वाला क्वेश्चन, व्हाट वाज द लॉ बिफोर? मतलब हम जिस प्रोविजन या जिस स्टैट्यूट को इंटरप्रेट कर रहे हैं उससे पहले लॉ क्या था? व्हाट वाज द लॉ बिफोर? दूसरा, व्हाट मिस्चिफ इट डिड नॉट प्रोवाइड? व्हाट मिस्चिफ इट डिड नॉट प्रोवाइड, मतलब ऐसी कौन सी गलती थी या ऐसा कौन सा प्रॉब्लम था जिसका सोल्यूशन या उस गलती को रोकने के प्रोविजंस प्रीवियस वाले लॉ में नहीं थे। तीसरा क्वेश्चन हम पूछेंगे, व्हाट रेमेडी दिस एक्ट प्रोवाइड्स? तो उस पर्टिकुलर मिस्चिफ के लिए या उस प्रॉब्लम के लिए इस एक्ट में क्या सोल्यूशन है? और लास्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे, व्हाट इज द रीजन फॉर द रेमेडी? इस पर्टिकुलर एक्ट में इस प्रोविजन को डालने का रीजन या पर्पस क्या था? तो इस पर्टिकुलर रूल में अब तक हमने क्या देखा? लिटरल इंटरप्रिटेशन जब फेल हो जाता है, एम्बिगुअस है या लॉ का पर्पस डिफीट करता है, उस सिचुएशन में हम रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। फिर हमने देखा इस पर्टिकुलर रूल का लॉजिक। ये लॉजिक क्या कहता है? जब भी आप लॉ के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करो तो ये ध्यान में रखना है कि ये पर्टिकुलर प्रोविजन किस मिस्चिफ को, किस गलती को या किस प्रॉब्लम को रोकने के लिए, सप्रेस करने के लिए या उसके सोल्यूशन के लिए बनाया गया है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए हमें 4 क्वेश्चंस पूछने हैं। अभी हमने देखा ये 4 क्वेश्चन कि इस लॉ से पहला लॉ या इस प्रोविजन से पहले क्या प्रोविजन था, क्या लॉ था, किस मिस्चिफ को, किस प्रॉब्लम को वो पहला वाला लॉ कवर नहीं करता था। What remedy does this act provide? इस एक्ट ने उस मिस्चिफ या उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन दिया और ये सोल्यूशन क्यों दिया, रीजन फॉर द रेमेडी। जब ये 4 चीजों के आंसर्स हमको मिल जाएंगे तो ऑब्वियसली इंटरप्रेट करना इजी हो जाएगा। अब इसके लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कंपनीज एक्ट में, जो नया कंपनीज एक्ट आया उसमें एक प्रोविजन नया आया है विच टॉक्स अबाउट क्लास एक्शंस। अब क्लास एक्शन क्या है कि किसी भी एक कैटेगरी या क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स जो है, अगर उनको कंपनीज के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना है, कोई सूट फाइल करना है, तो हर एक शेयर होल्डर को, हर एक पर्सन को अलग अलग केसेस फाइल करने की जरूरत नहीं है या हर शेयर होल्डर्स को कोर्ट के प्रोसीडिंग्स अटेंड करने की जरूरत नहीं है। वो क्या कर सकते हैं, सारे जो क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स है वो मिलकर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेंगे हु विल बी अटेंडिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ये क्लास एक्शन वाला जो प्रोविजन है ये नए एक्ट में आया। तो जब हमने ये 4 क्वेश्चंस अपने आप से पूछे तो हमको पता चलेगा कि पहले क्या प्रॉब्लम था। हर एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स को अगर जाना पड़े कोर्ट तो नॉट एवरीवन विल बी इंटरेस्टेड। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत कम है तो शायद वो इंटरेस्ट ही ना ले कंपनी के अगेंस्ट केस करने में। सबके लिए पॉसिबल नहीं है कोर्ट के प्रोसीडिंग्स अटेंड करना, या फिर सबके पास उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि वो समझ सके कि प्रॉब्लम्स क्या है या कोर्ट में क्या चल रहा है।
सो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो पर्टिकुलर मिस्चिफ को, कंपनीज के जो मिस्चिफ है उसको सप्रेस करने के लिए ये क्लास एक्शन वाला प्रोविजन डाला गया। सो ये हुआ हमारा बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। या फिर एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज ड्रंक एंड ड्राइव, ये इसके बारे में तो बहुत कुछ सुना है। सो अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चला रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, फाइन लिया जाएगा, जेल भी हो सकती है। लेकिन सपोज एक बंदा बाइसाइकिल चला रहा है, साइकिल चला रहा है और उसने पी रखी है, तो अगर किसी ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोका और उसे पनिश किया या फिर उससे कोई फाइन लिया, तो अब प्रॉब्लम ये है कि साइकिल जो है ये व्हीकल तो नहीं है। सो ड्रंक एंड ड्राइव के केस में अगर किसी को पकड़ना है तो अगर वो क्लेम करता है कि मैं तो कोई गाड़ी चला ही नहीं रहा हूं, अब यहाँ पे क्या होगा, हमको ये देखना है कि जो लॉ बना है वो किस मिस्चिफ को सप्रेस करने के लिए बना है। अगर रोड पर कोई शराब पीकर गाड़ी चला रहा है या इवन साइकिल चला रहा है, क्या वो लोगों की लाइफ के लिए खतरा है? यस। तो अगर कोई साइकिल भी चला रहा है, पी कर चला रहा है, तो वो सिर्फ अपनी लाइफ ही नहीं बाकी व्हीकल्स वालों की लाइफ भी डेंजर में डाल रहा है। तो क्या ट्रैफिक पुलिस का उसे रोकना या उसे पनिश करना सही होगा? यस। तो अगर हम बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन वाला रूल अप्लाई करेंगे, दैट पर्सन विल ऑल्सो बी लायबल फॉर पनिशमेंट इवन दो वो व्हीकल नहीं चला रहा। साइकिल जो है व्हीकल के डेफिनेशन में नहीं आता, उसमें कोई मोटर नहीं लगा है, बट स्टिल दैट पर्सन इज लायबल फॉर पनिशमेंट। सो दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। लेकिन हमने देखा मिस्चिफ रूल क्यों कहते हैं, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि किस मिस्चिफ को रोकने के लिए लॉ बनाया उसके हिसाब से हमने डिसीजन दिया। एग्जाम्पल हमने देखा क्लास एक्शन और पीकर साइकिल चलाने वाला एग्जाम्पल। अब इसे हेडन्स रूल भी कहते हैं। तो क्यों? तो हेडन के केस में कुछ 2 पॉइंट्स कोर्ट ने सामने रखे जिसको हम अभी भी अप्लाई करते हैं। सबसे पहला वाला पॉइंट है, डेफिनेशन मस्ट बी इंटरप्रिटेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट। सो जो भी डेफिनेशंस दिए गए हैं किसी भी लॉ में या स्टैट्यूट में, उसको समझते वक्त, उसको इंटरप्रेट करते वक्त हमेशा लॉ का ऑब्जेक्ट या पर्पस को ध्यान में रखना है। सेकेंड, इफ लॉ रिक्वायर्स एन एक्शन टू डू समथिंग, देन एक्शन इंक्लूड्स नॉट डूइंग समथिंग। अब ये क्या है? अगर लॉ कहता है कि आपको ये चीजें करनी है, तो इसका मतलब लॉ आपसे कोई एक्शन करने के लिए कहता है, तो एक्शन में इनएक्शन भी इंक्लूडेड है। अब इसका मतलब क्या है? आपको लेट्स से पब्लिक प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करना है, तो ये एक एक्शन हुआ कि पब्लिक प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करना है। अब अगर स्पेसिफिकली लिखा नहीं है तब भी इट इज अंडरस्टूड कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है, राइट? सो पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, ये सेंटेंस लिखा है लॉ में, बट इट इज अंडरस्टूड वो उल्टा वाला जो सेंटेंस मैंने बोला, इन एक्शन या नॉट डूइंग समथिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्शन। सो उसमें ये भी समझना है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, यस, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना, दिस इज ऑल्सो एन एक्शन। सो ये 2 पॉइंट्स है जो हेडन के केस में कोर्ट ने सामने रखा, तो इसे ही हम अप्लाई करेंगे बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन में, इसीलिए इस पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन रूल को हम हेडन्स रूल भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अनलेस पर्सनल परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड, कंप्लायंस इज सेट टू बी डन इवन इफ अदर्स डू इट। अब इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है? मैंने जो भी इनकम कमाया उसके ऊपर कितना टैक्स भरना पड़ सकता है, ये मैं खुद असेस करूंगी और मैं खुद रिटर्न फाइल करूंगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ। डज इट मीन कि मुझे खुद रिटर्न फाइल करना है? अगर मैं लेट्स से एक डॉक्टर हूं या एक इंजीनियर हूं एंड आई रियली डोंट नो द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, या रिटर्न कैसे फाइल करना है मुझे नहीं पता है, तो क्या मैं अपनी तरफ से किसी और को कह सकती हूँ मेरा रिटर्न फाइल करने के लिए? यस। सो जस्ट बिकॉज वहां पे लिखा है सेल्फ असेसमेंट डज नॉट मीन कि कोई और मेरी तरफ से नहीं कर सकता। सो अनलेस पर्सनल परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड। अब इसमें क्या है? अब सपोज अगर एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, लेट्स से एक सिंगर ने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गाना गाने का, तो अब अगर सिंगर ने किया है तो उसके एजेंट ने उसके बिहाफ पर परफॉर्म किया तो चलेगा क्या? सिंगर ने किया है तो लता मंगेशकर जी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो क्या वो कह सकती है कि उनका कोई रिलेटिव आके गाना गाकर जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है। लेकिन हमने जब रिटर्न फाइलिंग की बात की तो सेल्फ असेसमेंट का मतलब जरूर होता है कि असेसी खुद अपना रिटर्न फाइल कर रहा है, बट डेफिनेटली वो रिटर्न किसी और से फाइल करवा सकता है। सो इफ पर्सनल परफॉर्मेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, देन
ऐसा माना जाएगा कि आपने कंप्लायंस कर दिया इवन इफ समवन एल्स डज इट ऑन योर बिहाफ। तो हेडन्स रूल में हमने क्या देखा ये 3 चीजें हमने देखी। पहला, डेफिनेशन समझते वक्त लॉ का ऑब्जेक्ट या पर्पस को ध्यान में रखना है। सेकंड, हमने देखा अगर लॉ कहता है कुछ करने के लिए, कुछ एक्शन के लिए, तो उस एक्शन में कुछ ना करना भी इंक्लूडेड है। एग्जाम्पल हमने देख लिया। थर्ड, अगर परफॉर्मेंस, पर्सनल परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है तो हमारी तरफ से कोई और भी अगर परफॉर्म करता है, इट इज सफिशिएंट प्रोवाइडेड पर्सनल परफॉर्मेंस ऐसा रिक्वायरमेंट ना हो, जैसे हमने सिंगिंग का एग्जाम्पल देखा। सो अब तक हमने देख लिया एप्लीकेबिलिटी, लॉजिक, क्या क्वेश्चंस पूछने हैं और हेडन्स रूल क्या होता है। अब चलते हैं लास्ट सेक्शन पे, नॉन एप्लीकेबिलिटी। कौन सी सिचुएशन में ये पर्टिकुलर रूल अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहले, अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन क्लियर है, लिटरल इंटरप्रिटेशन किया और जो भी मीनिंग निकल कर आया इट इज क्लियर, तो हम इस रूल तक आएंगे ही नहीं, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा इंटरप्रिटेशन। दूसरा सिचुएशन, ये फिस्कल स्टैट्यूट्स या फिस्कल लॉ को अप्लाई नहीं करता। अब फिस्कल लॉ क्या है? एग्जाम्पल इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट एक फिस्कल लॉ है, इस पर्टिकुलर लॉ में ये अप्लाई नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, सपोज इनकम टैक्स में अगर कोई एग्जाम्पशन दिया है, कोई एग्जाम्पशन दिया है, तो उसके पीछे का पर्पस क्या है? लेट्स से बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, इनकम टैक्स में सर्टेन लेवल ऑफ इनकम तक आपका इनकम एग्जम्प्ट होता है, उस इनकम लेवल तक आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो ये पर्टिकुलर एग्जाम्पशन देने के पीछे का लॉजिक क्या है कि कम इनकम ग्रुप वाले जो इंडिविजुअल्स है उनसे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेना चाहती। दिस इज द लॉजिक, राइट? लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये पर्टिकुलर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिलने के लिए जो भी कंडीशंस है, हर एसएससी जो वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, हर किसी को वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा, राइट? सो अगर मेरी इनकम 10 लाख है या अंबानी की इनकम करोड़ ऑफ रुपीज में है और कोई एक और पर्सन है जिसका इनकम 5 लाख है, क्या हम तीनों भी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट ले सकते हैं? आंसर इज यस। सो यहाँ पे लॉ का वो प्रोविजन डालने के पीछे का जो पर्पस है वो एक्चुअली अचीव नहीं हो रहा है। वो पर्पस किसके लिए था कि जो कम इनकम ग्रुप वाले लोग हैं उनको सर्टेन अमाउंट तक टैक्स भरना ना पड़े, ये पर्पस था। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, 10 लाख वाला जिसका इनकम कम नहीं है या फिर अंबानी जैसा कोई जिसके करोड़ ऑफ रुपीज में इनकम है, हर कोई ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के लिए एलिजिबल हो गया। तो इसका मतलब बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन ऐसी सिचुएशन में अप्लाई नहीं हो सकता। इसीलिए फिस्कल स्टैट्यूट्स या एग्जाम्पल के तौर पर इनकम टैक्स एक्ट जब हम इंटरप्रेट करते हैं उस टाइम पर हम बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ये नॉन एप्लीकेबिलिटी वाला सेक्शन है। सो दिस वॉज द जिस्ट ऑफ रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। स्टे ट्यून, हम आने वाले वीडियोज में आगे के रूल्स भी डिस्कस करने वाले हैं। Make sure that you're keeping a track of the videos being uploaded. Till then, happy learning. Thank you.